नमस्कार दोस्तों। चलिए तो आज का टॉपिक को और आगे बढ़ा लेते हैं और जो आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है दहेज। दोस्तों ये भी प्रश्न आया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय डॉरी, यानी कि दहेज से आप क्या समझते हैं। ये आपके अति लघुतरीय प्रश्न में आया है, जो कि आप दो शब्दों में लिख भी सकते हैं, मगर मैंने आपको इस तरह से इस प्रश्न को यहाँ पे लिया है कि ताकि आप इस प्रश्न को अगर आपकी ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आ जाए तो आप किस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो संपत्ति विवाह के समय कन्या के परिवार की तरफ से उसे उपहार में दी जाती है उसे दहेज का नाम दिया जाता है। किंतु समय के साथ इस रूप में परिवर्तन होता गया है और वर को प्रदान किए जाने वाले धन या उपहार दहेज कहे जाने लगे। दहेज को उर्दू में जहेज कहते हैं। और दहेज जो प्रथा है, यानी कि जो दहेज लेने की जो एक जो प्रथा है या फिर जो प्रचलन है, ये मात्र भारत में नहीं बल्कि यूरोप में भी है, अफ्रीका और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में, कई देशों में भी इसका अभी तक प्रचलन चल रहा है। और भारत में इसे दहेज, हुडा या फिर वर दक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है। तथा वधू के परिवार द्वारा, देखिए दोस्तों, दहेज में समझ लें साधारण शब्दों में बोले तो, कि लड़की के परिवार द्वारा नगद या वस्तुओं के रूप में यह वर के परिवार को, यानी कि वधू के साथ दिया जाता है। जब लड़की विदा होती है, घर से शादी के बाद जाने लगती है, तो उसके माता पिता अपनी बच्ची को संपत्ति के रूप में, धन के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में, घर में रहने के लिए कुछ सुख सुविधा के हिसाब से जो चीज़ें उसको देते हैं, ये भी उसमें से ही एक है। और प्राचीन काल में भारत में दहेज का स्वरूप आभूषण, खाद्य सामग्री, पशु इत्यादि सब प्रेम दिया जाता था। यानी कि जब प्राचीन काल में दहेज देने की प्रक्रिया होती थी, या जो जब दहेज दिया जाता था, तो उसमें इस तरह की चीज़ें, यानी कि आभूषण, खाने की चीज़ें, पशु इत्यादि सब प्रेम दिया जाता था, ताकि जब बालिका यानी उनकी बेटी वधू जब अपने ससुराल जाए तो उसे नए जीवन में जो है किसी चीज़ की कमी ना हो, और कुछ चीज़ों से मतलब पहले से उपलब्ध हो, तो उसको थोड़ी सेटल होने में, वहाँ पे नए जीवन, दाम्पत्य जीवन को शुरुआत करने में सगमता हो, सरलता हो। प्राचीन काल में दहेज देने का एक सकारात्मक उद्देश्य था। उस समय लोगों का मानना था कि दहेज का उद्देश्य नवविवाहित पुरुष को गृहस्थी जमाने में मदद करेगा, जो अन्य आर्थिक संसाधनों के अभाव में शायद वह स्वयं स्वयं न कर सकता। ये एक बड़ा ही अच्छा उद्देश्य था दोस्तों, आपने देखा है यहाँ पे। समाजों में दहेज का एक अन्य उद्देश्य यह भी होता था कि पति की अगर अकस्मात मृत्यु हो जाए, तो पत्नी को जीवन निर्वाह में जो दहेज में जो चीज़ें मिली हैं, सामान, पशु और आर्थिक सहायता जो मिली है, जो भी चीज़ें, वो उसके पति के मर जाने के बाद में आपके जीवन निर्वाह में ठीक तरह से कार्य करेगा। वर्तमान युग में भी अगर आप देखेंगे, आज की वर्तमान स्थिति में देखेंगे, तो दहेज विवाहितों के जीवन निर्वाह में मदद के उद्देश्य से ही दिया जाता है, लेकिन आज के समय में ये एक अभिशाप बन गया है। और आप देखेंगे दोस्तों कि इसका दुष्परिणाम बहुत ही भयंकर होता जा रहा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज नारियों के लिए एक काल है, और जिन परिवारों को दहेज देना पड़ता है उनको काफ़ी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो दहेज में अब देखेंगे कुरीति का रूप एक समस्या का रूप धारण कर लिया है, जो कि बदस्तूर जारी है और अनेक प्रयास होने के बाद भी कम नहीं हो रहा है। अब दहेज के कारण महिलाओं को दहेज संबंधित कई जघन्य अपराधों का शिकार होना पड़ता है, जैसे दहेज के लिए उनकी हत्या कर देना, दहेज के रूप में लड़की वालों से धन के लिए दबाव बनाना, इस तरह की चीजें। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए प्रशासन द्वारा कठोर कानून भी बनाए गए हैं, जैसे कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों एक अपराध माना गया है। दहेज महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। दहेज के लिए महिलाओं की हत्या कर दी जाती है, उनको जला दिया जाता है। तो हम इन सारी चीज़ों को आगे देखते हैं और उनके प्रति देखिए, जैसे कि हमारा अगला टॉपिक भी है, दहेज निषेध के लिए कानून क्या क्या है। तो देखें दोस्तों, पहला टॉपिक हम देख सकते हैं यहाँ पे कि दहेज निषेध के लिए भारतवर्ष में जो है कुछ कानून, कुछ धाराएं लागू की गई हैं, और वो है धारा 406, कि अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, तो उसको और उसके परिवार वालों को इस धारा के अंतर्गत 3 साल की सजा हो सकती है, या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है, अथवा दोनों ही हो सकती है। कौन सी है धारा दोस्तों? धारा 406। अब चलते हैं दूसरी धारा, धारा 304 बी।
हाँ, पहला था धारा 406, अब धारा 304 बी है। इस धारा के अंदर उस तरह का केस आता है जिसमें किसी महिला की मौत अगर दहेज के कारण होती है या फिर उसे जलाने की कोशिश की जाती है, तो उसके पति और घर वालों को उम्र कैद की सजा होती है। इस धारा के अंदर कोई जुर्माना नहीं, सीधे सजा होती है। धारा 498, इस धारा के अंतर्गत अगर कोई महिला पारिवारिक कलह, प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने का प्रयास करती है या पुलिस में जाकर अपने प्रति होने वाले किसी भी हिंसा के लिए शिकायत करती है, तो ससुराल पक्ष को, ससुराल वालों को आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है। और अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि वर्ष 2005 में आया है, घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस रूल 2005। इस अधिनियम के अनुसार अगर महिला को पीटा जाता है, धमकी दी जाती है अथवा प्रताड़ित किया जाता है, तो वह घरेलू हिंसा के शिकार श्रेणी में आती है। और ऐसी प्रताड़ित महिला घरेलू हिंसा से शिकार महिला को महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत सहायता प्राप्त मतलब वो महिला सहायता प्राप्त कर सकती है, सहायता के रूप में जो है कानूनी कार्यवाही की जो है वो हकदार होती है। तो देखा दोस्तों हम लोगों ने कि यहाँ पे किस तरह से दहेज और उससे संबंधित का जो महत्वपूर्ण बातें वो ये हमने यहाँ पे देखी। उम्मीद करता हूँ दहेज पे आने वाले आगे सारे प्रश्न को आप सरलता से कर लेंगे। और अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सहशिक्षा, छोटा सा टॉपिक इसको देख लेते हैं यहाँ पे। सहशिक्षा क्या है? सहशिक्षा का तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें बिना लिंग भेद के लड़के व लड़कियां एक ही भवन की छत के नीचे बैठकर अध्ययन करते हैं। अर्थात जिस तरह से आप भी अपने आसपास के ऐसे विद्यालयों में पढ़े होंगे जहां आप अपने महिलाओं के साथ में या लड़कियों के साथ में आपने वहां पढ़ाई की है, तो इस तरह का जब वातावरण होता है शिक्षा का, वो कहलाता है सहशिक्षा। सहशिक्षा से बच्चों में व्यक्तित्व, नेतृत्व के विकास के साथ साथ संप्रेषण क्षमता का विकास होता है। मतलब दोस्तों कि जब बालक बालिकाएं यानी किशोर किशोरियां आपके एक साथ पढ़ते हैं, तो उनमें एक दूसरे के प्रति जो फैली भ्रांतियां वो दूर होती है। एक दूसरे से बात करने के प्रति जो झिझक होती है, एक दूसरे के व्यक्तित्व के प्रति जो डर होता है वो भी दूर होता है। और साथ ही साथ संप्रेषण कौल यानी कि कम्युनिकेशन भी जो एक दूसरे के प्रति वो अच्छा होता है। एक ही विद्यालय में समान विषयों की शिक्षा प्राप्त करने तथा समान गतिविधियों में भाग लेने से किशोर और किशोरियों की आपसी समझ बढ़ती है। सहशिक्षा के माध्यम से किशोर और किशोरियों को एक दूसरे के प्रति समाज में फैली भ्रांतियां, गलत धारणाओं, कुरीतियों को समझने और उसके विरोध की समझ आती है। अर्थात कि जो गलत चीज़ें होती हैं, जो महिलाओं के प्रति हमारे समाज में कुछ गलत व्याप्त है चीज़ें, उनकी अवधारणा को समझना, उसकी गलत चीज़ों को नकारना, उसके प्रति अपने दृष्टिकोण बनाना, ये सारी चीज़ें जब सहशिक्षा होती है तो ये चीज़ें वहाँ पे विकसित होती है। शिक्षा से हम चीज़ें समझते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या रूढ़िवादी जो विचारधारा पहले से जो चली आ रही हैं, उनका अब वर्तमान में कोई प्रासंगिकता नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। सहशिक्षा के माध्यम से बालक बालिका एक दूसरे के प्राकृतिक विभिन्नताओं का महत्व समझकर एक दूसरे के साथ समाज में रहने और कुशलतापूर्वक व्यवहार करने की समझ विकसित करते हैं। अर्थात दोस्तों कि जब सहशिक्षा होती है यानी कि लड़के लड़के साथ में पढ़ते हैं, तो जो शारीरिक बनावट है यानी कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो शारीरिक यानी कुदरत की तरफ से जो अंतर है उसके बारे में समझते हैं, उसमें होने वाले बदलाव के बारे में समझते हैं, उसका महत्व समझते हैं। और साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना का भी विकास होता है, जिससे कि आगे चलकर जब वो वयस्क होते हैं या जीवन में प्रौढ़ होते हैं, तो जो व्यवहार करने की कुशलता होती है या स्त्रियों के प्रति जो उनका व्यवहार होना चाहिए वो सीखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और उसके जो आवश्यक चीज़ें जैसे कि महिला हिंसा या इस तरह की जो गलत चीज़ें हैं उसके प्रति जो है अपनी आवाज़ भी उठाते हैं और इन सब चीज़ों का जो है समर्थन भी नहीं करते। इस लिहाजे से वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सहशिक्षा का बड़ा महत्व है। तो दोस्तों सहशिक्षा जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका बड़ा ही महत्व होता है और ये हमारे समाज को विकास की ओर एक सर्वांगीण विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक हर तरह के विकास की ओर ले जाने का एक बहुत बड़ा ही कारक है।